सही है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट ऑफ द असेसमेंट पढ़ते हैं। तो असेसमेंट में ये चार कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चार कंपोनेंट में इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हम देखते हैं जस्ट, पल्पेशन में हम टू टच कर लेते हैं, परकशन में क्या करते हैं, परकस करते हैं, मीन एक हाथ रख के इसके ऊपर दूसरा हाथ मार देते हैं और इसके आवाजें देखते हैं। तो इसके कुछ खास तौर पे रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, टेम्पेनिक, डलनेस और फ्लैटनेस, ये कुछ साउंड्स होते हैं। पांच जगह पे एक साउंड नॉर्मल होते हैं तो दूसरी जगह पे वो एबनॉर्मल होते हैं। तो इस तरह ये चीजें देखते हैं। इसके अलावा एस्कल्टेशन जो हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं इसकी आवाजें। सही है। हमारे पास इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, स्किन फ्लश देखते हैं, साइनोटिक है, असाइनोटिक है वो देखते हैं, कोई ब्लूइश कलरेशन तो नहीं है। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ नेल्स देखते हैं, ये ज्यादातर कार्डियक फेलियर में क्लबिंग होती है। लुकिंग एट चेस्ट काउंटर एंड शेप को देखते हैं, चेस्ट काउंटर स्लाइटली कन्वेक्स विद नो स्टर्नल डिप्रेशन, ये हमारे पास स्टर्नल डिप्रेशन वगैरह नहीं होती है और कन्वेक्स इन कलर होती है, स्लाइटली शक्ल में होती है। ये हमारे पास नॉर्मल चेस्ट की टाइप्स हैं। लेकिन जब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है ट्रांसफर डायमीटर से कम हो जाता है तो ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन स्वेपेटिक पेशेंट में बैरल चेस्ट होता है, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ट्रांसवर्स डायमीटर से, तो ये एबनॉर्मल वो है। काइपोसिस, बैरल काइपोसिस और बैरल चेस्ट, ये हमारे पास शेप्स ऑफ द एबनॉर्मल शेप्स ऑफ द चेस्ट है जो ज्यादातर ओल्डर एज एज में हो जाता है। हमारे पास इंस्पेक्शन में हम चेस्ट राइजिंग देखते हैं। चेस्ट राइजिंग ज्यादातर हम रेस्पिरेटरी रेट को जब भी हम रेस्पिरेटरी रेट किसी पेशेंट का मालूम करते हैं, चेस्ट अप एंड डाउन ये देखते हैं, ये गिन के हम बता देते हैं। वन यानी वन रेस्पिरेटरी रेट कैसे होगा, एक अप रिस्पायरेशन, एक फेफड़े का एक मर्तबा ऊपर होना और नीचे होना, ये एक रेस्पिरेटरी रेट में काउंट हम करते हैं। प्रॉब्लम विद ब्रीदिंग में सी रिट्रैक्शन एंड एसिमेट्रिकल विद ब्रीदिंग। एसिमेट्रिकल विद ब्रीदिंग का मतलब ये, जब कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है, सही है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, प्रोट्रूजन हो जाता है। इस प्रोट्रूजन में क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक का मतलब एक लंग ऊपर की तरफ आता है, दूसरा नीचे की तरफ, दिस इज एसिमेट्रिक, एक साथ ऊपर नीचे नहीं जाता है। ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी रेट इज रिदम फॉर 1 फुल मिनट। हमारे पास ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, सही प्रोटोकॉल ये कि एक फुल मिनट तक के लिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को काउंट कर देते हैं। लेकिन अगर नेजल फ्लेयर हो तो ये एबनॉर्मल कंडीशन, ज्यादातर बच्चों में नेजो फ्लेयरिंग होती है। यानी क्या होता है हमारे पास, बच्चों के बच्चों के जो नोज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेयर, मीन नथने जो है उभरे हो जाते हैं, उभरते हैं। और इसके अलावा फास्ट हार्ट रेट होती है और मे बी ब्रीदिंग विद पर्स लिप्स होते हैं, लिप्स जो है ऊपरी हो जाती है। लुक टू सी इफ दे हैव कफ व्हाइल टॉकिंग। ये भी देखते हैं कि अगर पेशेंट को, किसी पेशेंट को देखते हैं अगर इसको पेशेंट जब भी बातें करते हैं इसको प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव कफ हो जाता है, तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है और ये ज्यादातर हमारे पास इन्फेक्शन में होते हैं। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, ये इंस्पेक्शन हो गया। पल्पेशन में हम हाथ लगा के ट्रिकिया एरिया देखते हैं, कोई नोड्स वगैरह तो नहीं है। टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, वार्म टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मल होता है, यानी वार्म टू टच हम लिखते हैं अगर द पेशेंट इज हैविंग वार्म टेम्परेचर। अगर कूल टेम्परेचर और कूल टू टच है, दिस इज एबनॉर्मल कंडीशन होती है। मेजर थोरेसिक एक्सकर्जन वगैरह देखते हैं, तो आप लोग प्लीज ये देख लेना कि मेजर एक्सकर्जन कैसे देखते हैं। प्लेस हैंड्स एट द 10th रेप्स और 10वें रेप पे हाथ रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं लंबे गहरे सांस लो। सही है। तो थोरेसिक एक्सकर्जन को ऐसे देखा जाता है। जबकि टेक्टाइल फ्रेमेटस को इस तरह देखा जाता है कि पेशेंट के पीछे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के पेशेंट को बोलते हैं 99 बोलो। अगर पेशेंट का सही आवाज आ रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब दिस पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल लंग्स। अगर पेशेंट का सियोपेडिक पेशेंट हो तो इसमें क्या हो जाता है, इसका नॉर्मल वाइब्रेट नहीं करेगा। जब पेशेंट 99 बोलेगा तो इसका मतलब है दिस पेशेंट इज हैविंग प्रॉब्लम। तो आप लोग टेक्टाइल, हाउ टू चेक द टेक्टाइल प्रेमेटस, ये भी प्लीज देख लेना। आप लोगों को, आप लोगों से मैं पूछूंगा कि हाउ टू चेक द टेक्टाइल प्रेमेटस, आप लोग प्रैक्टिकली वीडियो में बताओगे। परकशन कैसे कहते हैं, परकशन में हमारे पास ये कुछ साउंड है, अगर रेजोनेंट साउंड होगा ओवर द नॉर्मल लंग पे रेजोनेंट साउंड होता है। हाइपर रेजोनेंट जो है पेशेंट को अगर एम्फीसीमा मीन अल्विलाई जो है रप्चर होता है, अल्विलाई आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इस पे इस कंडीशन को, रप्चरिंग ऑफ द अल्विलाई को हम एम्फीसीमा कहते हैं।
और ये हाइपर रेजोनेंस जो है शो करता है, हाइपर रेजोनिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन वी परकस। फ्लैटनेस जो है हमारे पास बोन और मसल पे होता है जो नॉर्मल होता है। डलनेस जो है हमारे पास होलो ऑर्गन जो होते हैं उस पे डलनेस साउंड होता है। ये क्या होता है, ये नॉर्मल साउंड होता है डलनेस साउंड। जहां पर भी सोलिड ऑर्गन होते हैं वहां पर कौन सा साउंड होगा, डलनेस साउंड होगा। इसके अलावा जब कभी कहा पेपलों में अगर पानी हो जाए, सही है, या प्लूरा में कोई प्लूरल इफ्यूजन हो जाए तो वहां पर भी हमारे पास डलनेस साउंड हम सुनेंगे। तो इस डलनेस साउंड अगर लंग में हमें सुनाई देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको एबनॉर्मल साउंड कहेंगे। और हमारे पास एक टेम्पेनिक साउंड जो है ये नॉर्मल साउंड है ओवर द, जहां पर ईयर फील्ड एरिया होता है वहां पर स्टमक हमारा ईयर फील्ड एरिया होता है ना, इसलिए ओवर द स्टमक जो है ये हमारे पास नॉर्मल साउंड है। इसके अलावा हमारे पास अस्कल्टेशन के कुछ नॉर्मल साउंड होते हैं, वेजिकुलर, ब्रोंकाइल, ब्रोंकोवेजिकुलर और एडवेंटिशियस। हमारे पास ये 3 साउंड बेसिकली तौर पे नॉर्मल है, वेजिकुलर, ट्रेकियल, और यहाँ पर ट्रेकियल तो नहीं है, ट्रेकियल, ब्रोंकोवेजिकुलर, ब्रोंकाइल और वेजिकुलर साउंड ये हमारे पास नॉर्मल है। एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड जो है ये हमारे पास नॉर्मल साउंड है। वेजिकुलर साउंड जो है जब मैं स्ट्रेट को रख देता हूँ ओवर द पेरिफेरल लंग फील्ड पे, मैं वहां पर वेजिकुलर साउंड सुनाई देता है। तो आप लोग प्लीज देख लेना हाउ टू अस्कल्टेट, हाउ टू हियर द वेजिकुलर, ब्रोंकाइल और ब्रोंकोवेजिकुलर साउंड, इसको कैसे देखा जाता है प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए। ब्रोंकाइल साउंड जो है हमारे पास ट्रेकियल और लेरिंग्स पे जब हम स्थित रखेंगे तो वहां पर ब्रोंकियल साउंड हमको सुनाई देगा, जबकि ब्रोंकोवेजिकुलर जो है हमारे पास ब्रोंकाई पे हमें सुनाई देंगे। और एडवेंटिशियस साउंड जब पेशेंट को अस्थमा होता है तो वी साउंड होता है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है या प्लूरल एफ्यूजन है या फेफड़ों में पानी आ गया हो तो वहां पर क्रेकल साउंड होता है, सही है। तो मैं थोड़ा वो करता हूँ अजान के लिए। अस्कल्टेशन में हमारे पास ये 3 साउंड है जो नॉर्मल है, वेजिकुलर, ब्रोंकाइल एंड ब्रोंकोवेजिकुलर। कहाँ कहाँ पर हमें सुनाई देंगे वो आप लोगों को पता चलेगा, सही है। और फिर हमारे पास एक है एडवेंटिशियस जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्रेकल कहाँ सुनाई देंगे और वो कहाँ सुनाई देंगे, सही है। फिर हमारे पास एक डायग्नोस्टिक, सॉरी, हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन है। अगर हेमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कौन से कितने हैं, मेल में 14 to 18 है, फीमेल में 12 to 16 एचपी होता है। हेमेटोक्राइट इतना होता है जो हमने पढ़ा था। और पल्स ऑक्सीमेट्री जो है जब हम मशीन से देखते हैं, एक पल्स ऑक्सीमेट्री इसको कहते हैं। तो इससे अगर ऑक्सीजन सिचुएशन देखते हैं 95 से ज्यादा होना चाहिए, 94 या 95 से बढ़ के 100 तक ये नॉर्मल होता है। अगर 95 से या 90 से कम होता है तो हम फिर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन अटैच कर लेते हैं। नॉन इन्वेसिव मेजर आर्टीरियल ऑक्सीहेमोग्लोबिन सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड टेस्ट जो हमने बताया। नॉन इन्वेसिव का मतलब ये है, एक होता है इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब हमारे पास जैसे हम आईवी किनोला लगाते हैं, आईवी किनोला लगाना क्या है, वो इन्वेसिव मेथड में आते हैं। जबकि नॉन इन्वेसिव मेथड में हमारे पास कौन सा आता है, नॉन इन्वेसिव मेथड में हमारे पास ये है, जैसे ऑक्सीजन लगाना, ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव मेथड है, सही है। ये नॉन इन्वेसिव मेथड में आ जाते हैं। और इसके अलावा ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में आ जाते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर हर वो प्रोसीजर को कहते हैं जिसके लिए हम ब्रिक लगाते हैं, पेशेंट को दर्द होता है जिसको हम इन्वेसिव, जैसे एनजी लगाना, कैथेटर लगाना, पुलिस कैथेटर लगाना, ये इन्वेसिव प्रोसीजर कहलाते हैं, सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नीड टू नो पेशेंट हेमोग्लोबिन लेवल बिफोर एवेलुएटिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट का हेमोग्लोबिन लेवल देखेंगे सबसे पहले। हेमोग्लोबिन लेवल के बाद ही ऑक्सीजन सैचुरेशन
चेक करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री से, क्योंकि पेशेंट अगर लो हेमोग्लोबिन के साथ हो तो इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कौन करता है, आपका हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल करता है। चेक विद पल्स ऑक्सीमीटर एंड चेक रिस्पायरेशन एज वेल, हम पल्स ऑक्सीमीटर से भी देखते हैं, इसका रिस्पायरेशन भी देखते हैं। सिचुएशन लेस देन 85%, 85% से अगर कम हो, मशीन से अगर 85% में कम नजर आ रहा हो आपको, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ये क्या शो करता है कि ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज इनएडिक्वेट, मीन ऑक्सीजन की कमी आई है, तो मैं क्या करूंगा, ए पेशेंट इज एट रेस्ट एंड पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज 88, नीड फॉर कंटिन्यूड और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, या हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे या कंटिन्यूड ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे अगर पेशेंट की ये रीडिंग हो, यानी लेस देन 90 अगर आ जाए, ये हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू दिस है, तो आप लोग इसको फॉलो करोगे 88 या 85। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास पर्पस क्या होना चाहिए, मॉनिटर पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, टाइट्रेटिंग ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, और इसके अलावा मॉनिटर डोज एट रिस्क फॉर हाइपोक्सीमिया, वो सब पेशेंट को देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट का, जब जब भी पेशेंट को एनेस्थीसिया मिलता है तो एनेस्थेटिक कंडीशन में पेशेंट जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कंडीशन जो है वो उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट में थोड़ा बहुत चला जाता है, तो ड्यू टू दिस अरेस्टिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, पेशेंट का ऑक्सीजन सिचुएशन ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें क्लोज मॉनिटरिंग की नीड होती है, इसलिए ज्यादातर पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली ऑक्सीजन नेजल प्रोन से ऑक्सीजन देते हैं 2 लीटर तक, सही है। कांट लुक एट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को देख नहीं सकते, हम ऑक्सीजन लेवल को देख सकते हैं, सही है। प्रॉब्लम विद रीडिंग, लेकिन एबीजीज में देखते हैं, प्रॉब्लम विद रीडिंग क्या है, फ्लोरेसेंट लाइट, नेल्स पॉलिश, आर्टिफिशियल नेल्स, कूल रूम, सही है, मेथिलीन ब्लू, आईवी डाई में गिव फॉल्स रीडिंग, ये बोल रहे कि कुछ चीजें जो है आपके पल्स ऑक्सीमीटर को खराब कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जब कूल एक्सट्रीमिटीज होंगे, हाथ ठंडे होंगे, तो हमारे पास जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फॉल्स रीडिंग देंगे। नेल पॉलिश वगैरह जो आप लोग फीमेल हजरात इसको को मसला हो सकता है, तो ये सही वो नहीं देंगे, या कोई डाई वगैरह कर देंगे पेशेंट को, जिस कंडीशन में फॉल्स रीडिंग दे सकती है, तो वी शुड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। may have to place on earlobe और ईयर और ब्रिज ऑफ नोज, हम हाथों के अलावा हम पल्स ऑक्सीमीटर जो है हम कहाँ पर ईयर लोब, ब्रिज और नोज में भी, वहां से भी हम चेक कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा एबीजीज जो है, एबीजीज हम किससे करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेज, ये एक ब्लड टेस्ट है जो आर्टरी से हम ब्लड लेके इसको टेस्ट किया जाता है, इसको बर्फ में रखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं फिर हम रखते नहीं है बल्कि डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। सी ए पेशेंट हैव, हम पल्स आर्टीरियल ब्लड गैसेज कब देखेंगे, अगर पेशेंट की साइन सिम्टम क्या हो, पेशेंट की साइन सिम्टम यानी हाइपोक्सीमिया हो, हाइपोक्सीमिया किसी टेकिप्निक हो, टेकिकार्डिक हो जाए, आप लोग टेकिप्निक टेकिकार्डिया तो पढ़ा है ना, और इसके अलावा और इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, रेस्टलेसनेस हो, पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और एप्रीहेंशन, एटीसी वगैरह, ये वगैरह वगैरह आपको नजर आ जाए तो आप लोग आर्टीरियल ब्लड गैसेस करोगे, तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिन आर्टीरियल ब्लड टू डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड द पीएच, हम 3 चीजें देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और पीएच देखते हैं, एसिडोसिस या अल्कोलोसिस में तो नहीं जा रहा है। कलेक्ट बाय राइट्स विद वी इंटरप्रेट रिजल्ट एंड कम्युनिकेट टू डॉक्टर, हम जो है ये कलेक्शन लेते हैं, सही है, कलेक्शन लेते हैं आर्टरीज से और फिर डॉक्टर को बताते हैं। नॉर्मल पीएच जो है हमारे पास कितना है, 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, सही है, और इसके अलावा नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो है 35 से लेकर 45 तक होता है, नॉर्मल PO2 जो है 80 100 तक होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाइकार्ब लेवल जो है SCO3 का लेवल 22 से 2600 तक होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वैल्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है 45 से बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 60 हो जाए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका पीएच जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7.35 से लेकर ये क्या हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना क्या है, दिस कंडीशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन हमारे पास अल्कोलोसिस अगर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, 35 से कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 24 हो जाएगा, सही है, और बाइकार्ब लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कहलाते हैं, सही है, इस पे हम नहीं जाएंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। स्पूटम स्टडी,
हाँ, स्टूडेंट स्टडी में क्या हो गया, मेडिकल डॉक्टर ऑर्डर्स एफ सस्पेक्टेड नमूनिया, अगर आप पेशेंट में नमूनिया सस्पेक्ट करते हो या टीबी करते हो तो डिपेंडिंग ऑन साइन सिम्टम सिंपल कैन बी कलेक्टेड बाय एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेशन का मतलब ये है कि हम बाहर निकालते हैं स्पूटम को ट्रिकियल सक्शन के साथ। ट्रिकिया जो एक्सक्शन मशीन होते हैं उससे सक करके ट्यूब में भिजवा देते हैं, कहाँ पर, लेबोरेटरी में। और इसमें स्पूटम कल्चर टेस्ट हम करते हैं टीबी, अगर आइदर द पेशेंट इज हैविंग नमूनिया और टीबी, और या ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब अंदर जाके वो देखना होता है लंग्स को। और इसका ऑब्जर्व कलर, ब्लड वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी ये वगैरह देखते हैं स्पूटम में। कलर देखते हैं क्या कलर है, ब्लूइश कलरेशन, येलो कलरेशन है, ब्लड ब्लड इन द स्पूटम तो नहीं है, इसको हम हेमोप्टोसिस कहते हैं। वॉल्यूम कितना है, विस्कोसिटी थिन है या थिक है, ये देखते हैं। सिंपल यूज फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यानी मैंने आपको बताया जो सैंपल हमने स्पूटम का लिया होता है इसमें कल्चर और सेंसिटिविटी वगैरह देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग का मतलब बैक्टीरिया की दो क्लास, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सही है। एक में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, और जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होता है। तो इसलिए इसके 3 लेयर होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, दोनों के अलग अलग वो है। इसके अलावा एसिड बास बेसिलस भी करते हैं, वो किस लिए, एसिड पास समीर और कल्चर, ये हम किस लिए करते हैं, ये हम टीबी वाले पेशेंट के लिए एसिड पास समीर करते हैं। साइटोलॉजी जो है डिटरमाइन एबनॉर्मल सेल, साइटोलॉजी का मतलब सेल ही है ना, सेल की स्टडी हम करते हैं, एबनॉर्मल सेल को देखते हैं। डेट में इंडिकेट कैंसर कि कोई एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा कलेक्ट आफ्टर मॉर्निंग ओरल केयर, ज्यादातर ये स्पूटम कल्चर जो हम लेते हैं वो ज्यादातर मॉर्निंग केयर के बाद हम कलेक्शन करते हैं, कफ डीपली वगैरह करते हैं, कलेक्ट स्पूटम नोट्स लेवा वगैरह ये हम देखते हैं। नमूनिया में क्या होते हैं, ग्रेनिश स्पूटम होती है, सही है। इसके अलावा रेडियोलॉजी स्टडीज में हम क्या करते हैं, रेडियोलॉजी स्टडी में का मतलब एक्सरे वगैरह, क्या चेस्ट एक्सरे करते हैं, स्क्रीन डायग्नोस एवेलुएट चेंज, सही है। सीटी स्कैन में क्या करते हैं, ओपन टाइम टू आस एलर्जिक रिएक्शन टू आयोडीन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें डाई वगैरह हम यूज करते हैं। और इसके अलावा हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन लेवल भी देखते हैं बास पेशेंट का। मेक श्योर पर्सन एज वेल हाइड्रेट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, सही है। टेल देम डाई में क्योंकि डाई वगैरह जब देखते हैं तो इसकी वजह से इसके क्रेटिनिन और बन वगैरह खराब हो जाते हैं, अल्टर फंक्शन, इसलिए हम पेशेंट को हाइड्रेट करने का बताते हैं। एमआरआई वगैरह भी देख करते हैं ताकि क्या हो, यूज टू डायग्नोज लीजन, हार्ड टू सी ऑन सीटी। हम क्या करते हैं, लीजन वगैरह देखते हैं चेस्ट का एमआरआई से। दिस इज नॉट रेडिएशन नहीं है। अब पेशेंट एज क्लस्ट्रोफोबिक है तो लेट पेशेंट नो देयर इज एन ओपन वन एज वेल, सही है। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन भी करते हैं हम पेशेंट का, सही है। और इसके अलावा पीईटी स्कैन भी करते हैं, टोटल बॉडी लुक फॉर द मेटास्टेटिक डिजीज। मीन ये पीईटी स्कैन हम किस लिए करते हैं, हम कैंसर को फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट के लंग कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। और इसके अलावा पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी करते हैं। पल्मोनरी एंजियोग्राफी हम किस लिए करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, सही है। जब पेशेंट को क्या हो, ड्यू टू पैथोलॉजिकल कॉजेज के साथ पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो तो हम क्या करते हैं, रेडियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। इसके अलावा पीएफटीज करते हैं, पीएफटीज का मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, डायग्नोस पल्मोनरी डिजीज, मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन वगैरह देखते हैं, ब्रोंकोडायलेटर वगैरह देते हैं इसमें, सही है। और इसके अलावा मेजर लंग वॉल्यूम्स एंड एयरफ्लो वगैरह देखते हैं, सही है। ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद ही हम पीएफटीज वगैरह करते हैं। स्पायरोमेट्री भी देते हैं, स्पायरोमेट्री हमारे पास एक वो है, एक बार वाली एक्सरसाइज वो भी कराते हैं ताकि पीएफटीज को हम सही तौर पे कर सकें। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल बाय पेशेंट ओवर टाइम, ये स्पायरोमेट्री एक मशीन है उससे हम कराते हैं। evaluates lung function, measure degree of obstruction वगैरह, evaluate response to inhaled medicine ये भी देखते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर ये देखते हैं, ये हम किसी स्पायरोमेट्री वाली मशीन से हम देखते हैं कितना ये एक्सपायर कर सकता है, कितना ये इंस्पायर कर सकता है, ये सब चीजें देखते हैं। इसमें वो 200 300 400 ये लिखा होता है उस मशीन पे, सही है। मेजर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, मेजर
Major points of highest flow during course expiration show change in the size of pulmonary airway. Don't routinely for patients with सीवियर एस्थमा के साथ हो तो हम ये ज्यादा ये प्रोसीजर नहीं करते। आप लोग ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा ऑनलाइन, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आता हूँ तो आप लोग आते ही नहीं हो, 7 लोग हैं तो इसलिए मैं आई विल, ये डिसमिस हो गए तो डिसमिस हो गया बस। थोरासेंटेसिस जो है हमारे पास एक प्रोसीजर है। थोरासेंटेसिस हम क्या करते हैं, जब पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो या प्लूरल एडिमा हो, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का चेस्ट जो है पंक्चर कर लेते हैं बाय सर्जिकल प्रोसीजर है। और अब क्या करते हैं, एस्पिरेट प्लूरल फ्लूइड, जो प्लूरा में जो पानी भरा हुआ होता है इसको एस्पिरेट करते हैं से प्लूरल स्पेस से। रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है इसमें, रिमूव रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है तो इसलिए हम पेशेंट का क्या करते हैं, फ्लूइड को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं बाय द थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। पेशेंट पोजीशन, पेशेंट को किस कौन सी पोजीशन में करते हैं, हैंड्स ओवर बेड साइड टेबल करते हैं। इसके अलावा मॉनिटर रिस्पिरेटरी फंक्शन देखते हैं, मीन डिस्पनिया देखते हैं, साइनोसिस देखते हैं, लेबर ब्रीदिंग वगैरह देखते हैं। लेबर ब्रीदिंग का मतलब मुश्किल से सांस तो नहीं ले रहे, वो देखते हैं। एनकरेज डीप ब्रीथ्स वंस प्रोसीजर इज फिनिश। जब आपने थोरासेंटेसिस वाला प्रोसीजर किया तो पेशेंट को बोलते हैं कि गहरे गहरे सांस ले, सही है। इसके अलावा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, मस्ट डिटरमाइन वेदर एज एन अल्टरेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्या है इज द प्रॉब्लम इनइफेक्टिव। हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, जब रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा तो मेरे लिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्लियरेंस रिलेटेड टू इन्फेक्शन भी हो सकता है, रिलेटेड टू अस्थमा भी हो सकता है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ड्यू टू एम्फीसीमा हो सकता है, ये ड्यू टू नहीं लेगी, सो रिलेटेड टू एम्फीसीमा। इम्पेयर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, ये भी हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस। डिसफंक्शन फंक्शनल वेंटिलेटरी वीनिंग, ये भी बता सकते हैं, ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है। एज कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट प्रॉब्लम एटियोलॉजी, यानी एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू एसओबी, ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है। मीन ये कि वो एक्टिविटी नहीं कर सकता है क्योंकि इसका सांस फूल रहा होता है। एंजाइटी रिलेटेड टू फीलिंग सफोकेशन, फीलिंग सफोकेशन ये होगा जब उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्लूरल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी इसको पेन हो सकता है। इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से इसको इनइफेक्टिव कोपिंग का मतलब ये है कि यानी उसको ज्यादा जब प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होंगे तो इस किस्म के पेशेंट को क्या होता है, ज्यादा गुस्सा आता है, कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होते इन लोगों में। इसके अलावा आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव गैस एक्सचेंज इन लंग्स बाय एब्सेंस ऑफ साइनोसिस एंड पल्स। पल्स ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना होता है, ग्रेटर देन 95% होना चाहिए। रिलेट पॉजिटिव फैक्टर को मालूम करना होगा और प्रिजर्व पल्मोनरी फंक्शन बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्टिविटी देखेंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ केयर बिहेवियर दैट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स, ये सब चीजें हम बताएंगे। सही है, आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं क्योंकि आप लोग सिर्फ 7 लोगों में क्या बोलूं आप लोग।